जय हिंद, सभी को जय हिंद। वॉइस क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो, देखो, कल के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैंने लिखने की कोशिश करी है ताकि आपको याद भी रहे और आपको दिमाग में सेटअप बैठ जाए। अभी थ्योरी को भूल जाना है थोड़ी समय के लिए कि मेरे को कल थ्योरी का पेपर देना है, नहीं, कल आपको प्रैक्टिकल देना है, मतलब प्रैक्टिकल पे फोकस करना है। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी लिखी है जो आपसे पूछी जा सकती है। अब मतलब मोस्ट प्रोबेबली पूछने की संभावना है, उनको हमने यहाँ कोशिश करा है कि मैं आपको आप ही की भाषा में लिखूँ। आपकी बहुत डिमांड थी कि मैम आप सब इंग्लिश में लिखते हो तो हमें तो वो होता ही नहीं है, तो बहुत कोशिश की है हिंदी में लिखने की। ठीक है, तो सीधा सीधा पढ़ते हैं। सबसे पहले ड्रिल की बात करते हैं। ड्रिल एक क्रमवार प्रोसीजर है जिसमें हम बहुत एकदम सही तरीके से किसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो उसको ड्रिल बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाए तो प्रोसीजर और क्रमवार जैसे शब्द यूज़ करें ताकि उन्हें लगे कि बच्चे को वास्तव में इसकी परिभाषा पता है। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं इसके इन्वेंशन की, तो ठीक है, यूनिट ने बोला है कि जनरल ड्रॉल अपने 1666 मानना है तो मान लो, काहे लोड लेना है। तो और जर्मनी के जनरल ड्रॉल ने इसका इसका इन्वेंशन किया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं सावधान की, तो सावधान में आपको ध्यान में रखना है कि जो अपना एंगल बनता है ना, जो हमारी एडियाँ होती है वो सटी हुई होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि है ना एडी से एडी कितना गैप होता है, तो एडी से एडी कोई गैप नहीं होता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पास में सटी हुई होती है, वहाँ बनता है 30 डिग्री का एंगल। और अगर आगे अपन बात करते हैं अपने अंगूठे से अंगूठे की, तो वहाँ 6 इंचेस का अपने रहता है गैप। ठीक है, ये सावधान में ध्यान रखना है। उसके बाद विश्राम में अपन ध्यान रखें तो विश्राम में दो तरीके की चीज़ें होती है। पैर खुले हुए होते हैं तो जो एडियाँ होती है उनके एडी टू एडी, अगर हील टू हील आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो 12 इंच करेंगे। और अगर आपसे आगे वाला है ना पंजों का वो डिस्टेंस पूछा जाए तो आप 18 इंचेस करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर अपन और आगे बढ़ते हैं तो दाएं मूड बाएं मूड की जो प्रक्रिया होती है, अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछता है कि दाएं मूड में कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो दाएं और बाएं में दोनों में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये ध्यान रखना है। पर अगर उसमें ये आधे बाएं मूड और आधे दाएं मूड की कंडीशन पूछ रहा है तो उसमें 45 हो जाएगा। शब्द और को सही से पहचानना है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है ना, प्रश्न को सही से पढ़ना है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं पीछे मुड़ की, तो हमारे पीछे मुड़ में एंगल बनता है 180 डिग्री का। आपसे पूछा जाए तो आपको 180 डिग्री बताना है। उसके बाद आपसे 2-3 तरीके का और सवाल पूछ सकता है, खुली लाइन और निकट लाइन। खुली लाइन और निकट लाइन में क्या होता है कि बीच वाली लाइन जो होती है वो यथावत वहीं रहती है, और खुली लाइन में आगे की तरफ 1.5 कदम अपन आगे लेते हैं और इधर भी 1.5 कदम हम पीछे लेते हैं। और इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, बीच वाली लाइन और जो अपन ने खुली लाइन आगे ली है, उसमें वो क्या कहते हैं डिस्टेंस होती है, वो 150 इंचेस का गैप उसमें होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी। निकट लाइन में वही गैप हो जाएगा 60 इंचेस का, ये चीज़ ध्यान में रखनी। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तेज चाल की, तो तेज चाल में एक कैडेट और दूसरे कैडेट के बीच का जो गैप होता है वो होता है 45 इंच का। क्या बात करी है मैंने, एक कैडेट से दूसरे कैडेट में तेज चाल का जो गैप होता है वो होता है 45 इंच का। ठीक है, और अगर आपसे तेज चाल में एक मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं पूछा जाए, तो अगर वो रेजिमेंट का पूछता है तो 120, अगर एसडी का पूछता है मतलब जो बॉयज़ कैडेट हैं उसका पूछता है तो 116 कदम पर मिनट, और एस डब्ल्यू अपना पूछता है तो 110 मिनट 110 कदम प्रति मिनट। और अगर आपको कदम की लंबाई पूछे कि कितना कदम निकलता है, कितना कदम लंबाई होती है तेज चाल की, तो आपको 30 इंचेस करना है। धीमे चाल में भी कदम की लंबाई तो उतनी ही होती है, पर वहाँ पे जो बच्चा चलता है वो 70 कदम पर मिनट लेता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी। समझ में आई इतनी कहानी? यस मैम। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल, ड्रिल के प्रकार की,
तो ड्रिल के प्रकार में ओपन जो ड्रिल होती है वो वॉर एरिया में, कहीं भी फील्ड एरिया में होती है, जहाँ सेना के जवान इसको ड्रिल को वो जो वे देते हैं उसे कहते हैं ओपन ड्रिल। सॉरी। और क्लोज ड्रिल जो होती है वो परेड ग्राउंड में होती है। अपन जो करते हैं वो होती है क्लोज ड्रिल। सॉरी। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं ड्रिल के प्रिंसिपल्स की, तो आपको तीनों के तीनों याद रखने हैं, स्मार्टनेस, स्टडीनेस और कोऑर्डिनेशन। ये तीनों के तीनों एकदम सीरियल नंबर वाइज इसी वे में याद करने हैं। फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर रहना, पूछा जाए तो यही बताना है। उसके बाद वर्ड ऑफ कमांड की बात करते हैं, तो वर्ड ऑफ कमांड दो प्रकार की होती है, चेतावनी और कार्यकारी, है ना, क्वेश्चनरी और एग्जीक्यूटिव। ठीक है। तो परेड हो गया चेतावनी, और दाएं मुड़, सावधान, विश्राम, जो भी हम लास्ट में उसको करने के लिए बोल रहे हैं वो हो जाएगा कार्यकारी। अगर आपसे पूछा जाए तो एग्जाम्पल देकर समझाना है। उसके बाद अगर आपसे सैल्यूट्स के बारे में पूछा जाए तो सैल्यूट के प्रकार यहाँ हैं। सॉरी। राष्ट्रीय सैल्यूट पूछा जाए तो राष्ट्रपति, राष्ट्रध्वज और राज्यपाल जितने भी हैं, ऑल राज्यपाल लिखा है, मतलब सारे स्टेट के राज्यपाल जितने भी हैं उनके लिए अगर सैल्यूट पूछा जाए तो हम राष्ट्रीय सैल्यूट देते हैं। थोड़ा सा फास्ट है ताकि आपका टाइम बचे। जनरल सैल्यूट। मैम, हाँ जी बोलो। मैम वो आपने पूछा ना, मतलब अभी आपने बताया ना कि सैल्यूट के प्रकार, तो मैम है ना, एक तो यूं मतलब किसी मतलब कहीं पे तो ये बता रखा था कि सामने का सैल्यूट देखो जाएगा, सुनो, बाएं का सैल्यूट। सैल्यूट के कोई प्रकार नहीं होते हैं। सैल्यूट के प्रकारों को इन्होंने दो तरीके से बांटा है। एक तो जो अपन विदाउट वेपन करते हैं और एक वेपन के साथ करते हैं। तो विदाउट वेपन तो सीधे साधे हैं, सामने सैल्यूट, दाएं बाएं सैल्यूट, तो उनको मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं। जो वेपन के साथ होते हैं और वो किस किस को दिए जाते हैं, तो ये आपसे वाइवा में पूछेगा। इसलिए अगर आपसे प्रकार पूछे तो आप दोनों बताइएगा कि सर सैल्यूट्स के प्रकार दो टाइप से होते हैं, विदाउट वेपन और वेपन के साथ। विदाउट वेपन में हम सर सामने सैल्यूट, दाएं सैल्यूट, बाएं सैल्यूट करते हैं, और वेपन के साथ हम राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट, सलामी शस्त्र और बट सैल्यूट, इतने सारे तरीके के सैल्यूट करते हैं। तो ऐसे आप उनको बताइएगा। ऐसा कोई प्रकार नहीं है, जस्ट ऐसा है कि हम इसे डिवीज़न दे रहे हैं समझने के हिसाब से। ठीक है। फिर जनरल सैल्यूट हम देते हैं मेजर जनरल रैंक से ऊपर के जो डिग्निटीज होते हैं उनको देते हैं। मेजर जनरल रैंक से जो भी ऊपर वाले व्यक्ति है ना, उनको हम देते हैं जनरल सैल्यूट। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं सलामी शस्त्र की, तो मेजर रैंक से ऊपर जितने भी डिग्निटीज होते हैं, जितने भी मेजर रैंक के ऊपर वाले ऑफिसर्स हैं, उनको हम देते हैं सलामी शस्त्र। एक पोस्ट आती है नायक सूबेदार, और नायक सूबेदार से अपने अपने जो ऑफिसर्स हैं ना कैप्टन रैंक के, वहाँ तक के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें बट सैल्यूट देते हैं। आपने देखा होगा जब अपन करते हैं ना जय हिंद श्रीमान, अपन जब कभी परेड वगैरह करते हैं ना, जैसे गांधी ग्राउंड में परेड करते हैं, तो कोई कैप्टन रैंक का अगर पर्सन वहाँ ऑफिसर खड़ा है ना, नायक सूबेदार से लगा कैप्टन रैंक तक, तो हम उन्हें बट सैल्यूट देते हैं। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद अपन गार्ड ऑफ ऑनर की बात करते हैं, तो गार्ड ऑफ ऑनर में सीधा हिसाब है, राष्ट्रपति को 150 कैडेट्स का सैल्यूट, उपराष्ट्रपति और पीएम को हम 100 कैडेट्स का सैल्यूट, और बाकी अदर वीआईपीज जितने भी होते हैं, है ना, उनको हम देते हैं 50 कैडेट्स का सैल्यूट। देखो दो क्वेश्चंस और हैं। हम दाहिने सज्ज करते हैं ना, जैसे हम जो सेरेमनियल ड्रिल करते हैं तो उसमें हमने दाहिने सज्ज करते हैं, है ना, अच्छा दिखाने के लिए। तो दाहिने सज्ज में अपन जो कदम लेते हैं ना, वो 15 इंचेस कदम लेते हैं, ये ध्यान रखना। हम 15 कदम ऐसे हिलते हैं इधर उधर इधर उधर। ठीक है। समीक्षा क्रम में हम 14 कदम चलते हैं। पूछ सकता है क्यों? क्योंकि आप उस एग्जामिनर के सामने 14 कदम चल कर आएंगे तो आपसे पूछेगा कि समीक्षा क्रम में कितने कदम चलते हैं। अगर आपने आपकी कमांड में ऐसे लिया है, मेरे लिए वर्ड ऑफ कमांड समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल, तो वो आपसे पूछेगा कि समीक्षा क्रम में कितने कदम होते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है। अगर अपन फाइल और रैंक के बारे में आपसे पूछा जाए कि फाइल क्या होती है, रैंक क्या होती है, तो वर्टिकली जो कैडेट्स ऐसे खड़े होते हैं वो फाइल होते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टली ऐसे खड़े होते हैं तो उन्हें रैंक कहते हैं। आप इसे डायग्राम बना के समझा सकते हैं या उन्हें ऐसे भी समझा सकते हैं। ठीक है। ये हुई ड्रिल की कहानी। ड्रिल में और भी बहुत सारी अनंत चीज़ें हैं, वो आप अपने कॉमन सेंस से करेंगे। अपन खुद को एक कैडेट के रूप में, एक अच्छे कैडेट के रूप में ग्राउंड में खड़ा करके इमेजिन करना है कि मैं एक अच्छा कैडेट हूँ, और मुझे जो भी सवाल पूछा जा रहा है उसको मैं इमेजिनेशन से जवाब दूंगा। जो कुछ मेहनत आपने ड्रिल में करी है, जो कुछ मेहनत आपने ग्राउंड में करी है, उसको लेकर आपको वहाँ आंसर देना है कल के लिए। ठीक है। फिर मैम जी
मैम वो समीक्षा क्रम वाला जो आपने बताया ना, उसमें वैसे तो 14 कदम ही रहते हैं, लेकिन जब मतलब मैंने 2-3 क्वेश्चंस पढ़े थे तो उसमें 15 कदम बताया था, क्योंकि उसमें थंब को भी इंक्लूड किया था। तो हम 14 लिखे हैं या देखो 15? कदम में तो 14 ही आएगा, थम कभी भी कदम में इंक्लूड नहीं हो सकता, ठीक है, तो 14 ही। मैम उसमें 1-2 क्वेश्चंस मैंने पढ़े थे तो उसमें 15 के ही आंसर सही कर रखा देखो था। बहुत, आपकी जो किताब है मैंने इसे आज ही बहुत अच्छे से पढ़ा है, बाकी तो मैं इतना पढ़ती भी नहीं हूँ, मैंने मेरे हिसाब से जो बना रखा है मैं वही पढ़ाती हूँ, पर आज मैंने इसको बहुत ही अच्छे से देखा, तो इसमें अनंत गलतियाँ हैं, अनंत मतलब गलतियाँ। पर अब अपने पास इतना समय नहीं है, इसलिए मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ले ली इसमें, मैंने कहा ठीक है अगर आंसर मानेगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसी से देख कर मानेंगे, तो ठीक है अभी के लिए लिख देते हैं, बाकी इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी, ठीक है, तो अपने तो 14 ही करना यस मैम। और मैम वो खुली लाइन में जो 150 इंच लेते हैं ना, तो वहाँ पे कहीं पे 75 इंच करेक्ट कर रखा था और कहीं 150 इंच कर रखा है। जो अभी के लिए मैंने बताया है आप वही करेक्ट करें, क्योंकि ये ऑथेंटिक है, ये यूनिट ने बहुत बार सवाल पूछे हैं, उन्हीं से मैंने इसको बनाया है, मैंने किसी किताब से इसको नहीं लिया है अभी के लिए, ड्रिल में तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने कहीं किताब से किसी से ली है, ये अपने यहाँ बताए गए हैं वही चीज़ें मैंने यहाँ इंक्लूड करी है, ठीक है। और कोई कन्फ्यूज़न था उसमें तो मैंने इंक्लूड ही नहीं करा, मुझे पता था कि तुम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सवाल होगा तो तुम अभी उसके साथ खेलने लग जाओगे, इसलिए मैंने उसे इंक्लूड ही नहीं करा कि कोई बात नहीं, नहीं आएगा चलो छोड़ो, है ना। अगर अपन वेपन ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इनकी फुल फॉर्म से याद कर लेना, पूछेगा। एसएलआर की फुल फॉर्म है सेल्फ लोडिंग राइफल या सेल्फ लोडेड राइफल, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। एलएमजी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो आप लिखेंगे लाइट मशीन गन, ठीक है। इंसास की फुल फॉर्म पूछेगा, अब अगर इंसास की फुल फॉर्म कोई भूला है तो फिर देखना, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ठीक है। और एमपीआई की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, अगर एमपीआई को समझाने की बारी आए तो आप समझाना, आपको मैंने कल ही समझाया है। देखो यहाँ मैंने अपनी जितनी भी राइफल्स हैं उनको थोड़ा लिखने की कोशिश करी है, हालांकि इतना अच्छा नहीं लिख पाई हूँ, बट मैंने कोशिश करी है कि कल आपसे पूछे तो आप भूले नहीं। देखो अगर अपन 0.303 इंच राइफल की बात करते हैं तो उसकी लंबाई होती है 61.5 इंचेस, पर आपके 61.5 इंचेस कहीं लिखा नहीं है, आपके वो फीट में लिख रखा है इन लोगों ने, है ना, तो आप फीट में लिख दीजिए, उससे कोई नहीं है, फीट से इंच और इंच से फीट में कन्वर्ट करना सीख लीजिए, तो ठीक है आप दोनों लिख दीजिए, ताकि आपके एग्जामिनर को लेकर ये वो नहीं रहे कि गलती हो जाए। अगर आप किताब या एग्जामिनर के आंसर शीट के अलावा कुछ बोलना चाहते हैं तो आप दोनों में बोल दीजिए, वो होता है ना सर का रिएक्शन भी तो देखोगे आप, सर बोलेंगे तो कि भाई इसकी कितनी लंबाई है, तो इसकी लंबाई होती है 61.5 इंचेस इसकी लंबाई होती है, और अगर अप्रोक्स बात करें तो 5 फीट ये लंबी होती है अपने फीट में, ठीक है। अगर अपन 0.22 डिलेक्स राइफल की बात करते हैं, है ना, 0.22 की बात करते हैं तो 43 इंचेस, ये तो बहुत बार बताया है। एसएलआर 45, ठीक है। एलएमजी 44.5 इंचेस, ये भी लगभग 45 ही होती है, पर ये बहुत बार एमएम में ही लिखी जाती है, तो आप उसको एमएम में ही याद करिए। तो 130, ठीक है, एमएम। और अगर इंसास की बात करें, इंसास का लंबाई अभी तक नहीं पूछा है कहीं भी, और इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो आप ठीक है पूछे तो बता देना, नहीं पूछे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अपन वजन की बात करते हैं, है ना, वेट की बात करते हैं, तो 0.303 जो राइफल है उसका है था 9 पौंड और 11.5 औस इसका वजन होता है। और अगर अपन 0.22 की बात करते हैं तो 6 पौंड अप्रोक्स इसका वेट है। अगर अपन एसएलआर की बात करते हैं तो एसएलआर जब खाली होती है तो इसका 4.4 kg होता है, भरी हुई होगी तो 5.1 के आसपास ऐसा कुछ होता है, ठीक है। एलएमजी की अगर अपन बात करते हैं, एलएमजी भले ही लाइट मशीन गन है पर इसकी सब चीज़ें बड़ी बड़ी है, आप ध्यान से कभी देखिएगा इसको, तो 9.2 kg इसका वजन है। और अगर इंसास की बात करते हैं तो इसका वजन है 4 kg, ठीक है। चलो अगर अपन मैगजीन की बात करते हैं, मैगजीन की कैपेसिटी कितनी है, देखो एक तो होता है कि वो उसकी रेट क्या है, फायर रेट क्या है, और एक होता है उसकी मैगजीन की कितनी क्षमता है, उसमें कितनी बुलेट्स आ सकती हैं। तो इसकी मैगजीन की क्षमता है 0.3 वाले की 10 राउंड्स, ठीक है। और 0.22 की है 5 राउंड्स, एसएलआर की है 20 राउंड्स, और एलएमजी की है 30 राउंड्स, और इंसास की है 60 राउंड्स, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं फायर रेट की, तो अपन जनरल फायर रेट की बात करते हैं
तो 5 राउंड्स पर मिनट देती है 0.303 और 5 राउंड्स देती है 0.22 और 20 राउंड्स देती है पर मिनट SLR और 28 मिनट राउंड पर मिनट देती है LMG और अपनी जो इंसस है वो देती है 60 राउंड पर मिनट। ठीक है, अगर अपन कारगर रेंज की बात करते हैं तो कारगर रेंज बहुत बार पूछते हैं और सीधा सवाल है ना, एग्जैक्ट भी है बहुत सारों में, बाकी में तो कहीं कहीं कोई कन्फ्यूज़न भी है, छोटा मोटा ये है, इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इसलिए ये 100% आपसे पूछा जा सकता है। 0.303 का कारगर रेंज होता है 875 गज सबसे ज़्यादा। ठीक है, 0.22 का 25 गज, SLR का 300 गज, LMG का 500 गज और इंसस का होता है 400 मीटर। अब 400 गज मत कर देना, नहीं तो वहाँ, या फिर इसको अगर आपको गज में कन्वर्ट करना चाहो तो कर लो, बाकी 400 मीटर बोलना है। और जो किसी भी चीज़ की यूनिट होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली एक प्रश्न पूछा था इन्होंने पिछले साल कि जो 0.22 होती है उसका कैलिबर कितना होता है, तो 0.22 का कैलिबर उसका इंच हो जाएगा, तो बच्चों ने लिख दिया 0.22 mm, तो वो प्रश्न उनका गलत हो गया। ऐसे पूछा था कि 0.22 mm कैलिबर होता है क्या उसका, तो वो गलत था, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसे आपको इसकी यूनिट भी याद रखनी है कि वो क्या कहना चाह रहा है, पर मिनट है कि फीट पर सेकंड है, मिनट प्रति सेकंड है कि क्या, किसकी बात कर रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर अपन मजल वेलोसिटी की बात करते हैं तो 0.303 जो राइफल है उसकी है ना 2400 फीट पर सेकंड इसका मजल वेलोसिटी है। ठीक है, और अपनी जो 0.22 है उसकी मजल वेलोसिटी मैं तो देखो शुरू से ही 1030 ही बताती रही हूँ, बट मैंने अभी कहीं रिसेंटली ये नया देखा है तो मैंने यहाँ लिखा है, आप दोनों बोल दीजिए, सर को जो अच्छा लगेगा वो कर लेंगे, है ना। तो भौतिक कोशिश तो 1030 फीट पर सेकेंड ही आपकी किताब में गलत लिख रखा है, तो आप प्लीज़ उसको नोट करें। और अगर अपन SLR की बात करते हैं तो 2700 फीट पर सेकेंड, और अपन LMG की बात करते हैं तो भी 2700 फीट पर सेकेंड, और अगर अपन इंसस की बात करते हैं तो इंसस 800 मीटर प्रति सेकेंड है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सफाई की चिंदी की बात करते हैं तो मुझे ज़्यादा इनका कुछ पता नहीं है, और आपकी किताब में भी कहीं इसे एग्जैक्ट लिख नहीं रखा है अच्छे से, और किताब में तो कहीं कहीं लिख भी रखा है तो बहुत सारी जगह गलत भी लिख रखा है, तो मैंने इनको इंक्लूड नहीं करा है। तो 0.22 का आप याद रख लीजिए, 4 इंचेस इंटू 2 इंचेस, कहीं कहीं आपको 4 इंचेस इंटू 1.5 भी मिल सकता है जब वो तेल में डूबी हुई होती है। जैसे क्यों हो गया, क्या चक्कर पड़ रहा है। इसकी सफाई की चिंदी का आकार होता है 0.22 में 4 इंचेस इंटू 2 इंचेस, और अगर अपन इंसास की बात करते हैं तो 10 इंचेस इंटू 3.75 इंचेस। देखो अगर ये तेल में डूबी हुई पूछी जाएगी, तेल में डूबी हुई चिंदी का आकार बताओ, तो इसमें थोड़ा कम कर देना है, 4 तो 4 ही रहेगा, 10 10 ही रहेगा, पर जो इसकी लास्ट वाले इंचेस हैं इनमें 0.5 कम कर देना है, तो वो आपकी इसकी तेल में डूबी हुई चिंदी का आकार आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे राइफल के कुछ नाम पूछे जाएं तो इनको गोट लो, ये लगभग सब में कॉमन है, इसलिए बट प्लेट, ट्रिगर गार्ड, मैगजीन, बोल्ट, मजल, सीलिंग कड़ी, बैरल, चैम्बर। देखो आपको अगर राइफल के पार्ट्स पूछे जाएं तो आप हिचकिचाएंगे नहीं, एक सांस में बोलना है ताकि उन्हें लगे कि वास्तव में बच्चे को आता है, बच्चा टाइम पास करने नहीं आया है यहाँ। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं मैप रीडिंग की, एक पेज खा गया, हाय राम, घर वाले भी ना, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कहीं होगा आगे। नहीं खाया, चलो मैप रीडिंग की बात करते हैं। तो देखो मैप की डेफिनेशन आपको याद करनी है, धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम मानचित्र पर किसी मापक के द्वारा दर्शाते हैं तो वो हो गया मानचित्र। ठीक है, अगर अपन स्केल की बात करते हैं तो स्केल एक ऐसी यूनिट है जिसके द्वारा हम मैप्स क्रिएट करते हैं, है ना। जो स्केल से बना हुआ कोई भी चित्र होगा वो मानचित्र कहलाएगा। बाकी तो जैसे अगर मैं कोई डायग्राम बनाती हूँ छोटा मोटा तो वो एक चित्र होगा, पर अगर स्केल से कोई मानचित्र बनाया गया है, उसको माप जोड़कर बनाया गया है तो वो होगा मानचित्र। ठीक है, अगर आपसे प्रकार पूछे जाए तो बहुत सारे होते हैं, जोग्राफिकल मैप्स होते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं, है ना, हिस्टोरिकल मैप होते हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले मैप होते हैं, इकोनॉमिक्स वाले मैप होते हैं, मिलिट्री मैप्स होते हैं, बहुत सारे तरीके के मैप्स होते हैं। पर अगर आपसे टाइप पूछे जाए तो एक सांस में आप बोलोगे, भले हिंदी में बोलना है कोई दिक्कत नहीं है।
फिर उसके बाद अगर अपन बात करते हैं मैप पर कुछ कलरफुल लाइंस की, वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ग्रीन लाइंस जो होती है वो वनस्पति को रिप्रेजेंट करती है, वो अपने हरे पेड़ पौधों को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगर जो नीली लाइंस होती हैं वो जलीय जो क्षेत्र होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। पीली लाइंस जो होती है वो एग्रीकल्चर लैंड को प्रेजेंट करती है। जो काली लाइंस होती हैं वो मानव निर्मित किसी भी भवन, किसी भी आकृति, कुछ भी मानव निर्मित जो चीज़ है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। जो लाल लाइंस होती हैं, जो रेड लाइंस होती हैं, वो आपके प्रेजेंट करती है सड़कों को, ठीक है। और जो बुरी लाइंस होती है वो धरातलीय फीचर्स को रिप्रेजेंट करती है, जैसे पर्वत, पठार, इनको, ठीक है। तो इनको एक बार दिमाग में सेट कर लेना है, एक तरफ हाथ रखना है इस साइड, ठीक है। और आपको ये क्यों नहीं चल रहा अब, इस तरफ आपको हाथ रखना है और इधर से बोलना है, इधर हाथ रखना है, इधर बोलना है, वापस ऐसे इसको उस तरीके से करना है। ग्रीड को डिफाइन करने के लिए आपसे बोला जा सकता है कि ग्रीड क्या चीज़ है। ईस्टर्न और जो नॉर्दर्न लाइंस हैं उनके बीच में जो उनको जो डिफाइन करता है वो सिस्टम जो है पूरा का पूरा वो ग्रीड कहलाता है, ठीक है। अगर आपसे सिंबल्स पूछेगा तो मैंने मेन जो सिंबल्स हैं वो ही लिखे हैं। अब बहुत डीप में आपसे पूछ सकता है, पूछना चाहे तो। देखो मंदिर का मैंने बनाया है, मस्जिद का, ईदगाह का, अपने मकबरे का, गिरजाघर का, इनके तो याद होने ही चाहिए क्योंकि रिलीजियस हैं तो आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत बार पूछे इसलिए मैंने इनको ऐड करा है। पक्का घर, किला, बांध, कब्र, कुआं, युद्ध स्थल पूछा जा सकता है। युद्ध स्थल मेरे से इतना अच्छा नहीं बनता है इसलिए मैं हमेशा ऐसे करके और फिर इनके दो ऐसे कैंची जैसे ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। रेलवे स्टेशंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर मिलिट्री के कुछ सिंबल्स होते हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि हम यहाँ से चलते हैं कोर से लगा के सेक्शन तक। कोर हमारी हाईएस्ट यूनिट है ना, एक इन्फेंट्री की, उसमें आप सेक्शन तक जाते हैं अपन, स्मॉलेस्ट इकाई तक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, प्लाटून को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कंपनी को कैसे करोगे, बटालियन को कैसे करोगे। आपने देखा हो कभी अपनी यूनिट पे बटालियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी जगह ऐसा सिंबल बना हुआ है कलरफुल वे में। ब्रिगेड, डिवीज़न, कोर, इन्फेंट्री, इनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको आना चाहिए, पूछ सकता है आपसे। उसके बाद मैप रीडिंग में एक दो सवाल और बनते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पूरा का पूरा दिमाग आप यहाँ लगाइए, मैं पूरा बता रही हूँ क्योंकि इससे बाहर मैप रीडिंग में कोई सवाल नहीं बनता है, ठीक है। थोड़ा सा धीरे पढ़ेंगे अब क्योंकि अब थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है। देखो, जो अपने कॉर्डिनल पॉइंट्स होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। पर उनके बीच में भी कुछ सब पॉइंट्स होते हैं, उनकी डिग्री भी हमें याद होनी चाहिए। जैसे आपको इमेजिन करने के लिए बोला गया कि भाई जो कॉर्डिनल जो पॉइंट है नॉर्थ, उसमें कितनी डिग्री पे हैं आप, 0 और 36 डिग्री दोनों होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आप ईस्ट में हैं तो आप कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो 90। आपसे साउथ का पूछा जाए तो 180, आपका वेस्ट का पूछा जाए तो 270, ठीक है। पर इनके मिड वाला भी आपसे पूछ सकता है कि ये कितने कितने का है। अगर आपसे नॉर्थ ईस्ट पूछा जाए तो 45, अगर आपसे साउथ ईस्ट पूछा जाए तो 135 डिग्री, है ना। और अगर आपसे साउथ वेस्ट पूछा जाए तो 225 डिग्री, और अगर आपसे नॉर्थ वेस्ट पूछा जाए तो 315 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना क्योंकि इसका आंसर आपको विदिन अ सेकेंड देना है। तो ऐसा नहीं कि आप वो सोच समझ के दे रहे हैं, या फिर भी चलो आपको लगता है कि मैं सोच समझ के देना चाहता हूँ तो आप सर से 1 सेकेंड का समय मांगिए कि सर मैं बता सकती हूँ, ये मुझे आता है, ठीक है। या फिर एक काम करिए कि बोलिए सर आप मुझे कंपास दे सकते हैं, मैं कंपास से 1 सेकेंड में देख के बता सकती हूँ। तो उसमें तो सीधा सीधा लिखा हुआ होता है, तो बस देख लो उसमें, है ना। देखो, बियरिंग से आपसे पूछा जा सकता है कि बियरिंग, देखो बियरिंग के आपके किताब में 3 प्रकार अलग से बता रखे हैं, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और ग्रीड बियरिंग। वो आप लिख सकते हैं थ्योरी में, पर यहाँ आपसे अगर पूछ रहा है ना तो वो फॉरवर्ड बियरिंग, बैकवर्ड बियरिंग की बात कर रहा है क्योंकि उनको यहाँ से सवाल करना है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ये मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, इनको समझने की कोशिश करनी है कि अगर 180 डिग्री से कम है तो उसमें 180 डिग्री प्लस करके उसकी बैकवर्ड बियरिंग ले आइए, और अगर उसकी फॉरवर्ड बियरिंग ज़्यादा है तो उसमें 180 डिग्री माइनस करके उसकी बैकवर्ड बियरिंग ले आइए, है ना। हर प्रत्येक डिग्री की फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग दोनों होगी, ये चीज़ ध्यान में रखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है, कैसे है, जो भी पूछ रहा होगा उसके अपोजिट वो पूछेगा,
तो आपको ध्यान में रखना है। और एक यंत्र होता है सर्विस प्रोटेक्टर, हमेशा पूछा जाता है, आप ये तो बता देते हो कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये आयताकार बना हुआ होता है ना, इससे हम बियरिंग को मेजर करते हैं, ये आप बता देते हैं। परंतु आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो किसका बना हुआ होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि हाथी दांत जो होते हैं उससे ये बनता है, पर इसमें बहुत सारी चीज़ों का उपयोग और किया जाता है, लकड़ी, प्लास्टिक, है ना, पट्टे वगैरह यूज़ करके इसको बनाया जाता है। तो मेनली ये हाथी के दांत से बना हुआ होता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं नॉर्थ की, तो नॉर्थ के प्रकार पूछे जा सकते हैं, तीनों के तीनों इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ट्रू नॉर्थ क्या है, ग्रीड नॉर्थ क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ क्या है ना। और आपसे पूछा जा सकता है कि आप जो नॉर्थ ज्ञात करते हैं वो कैसे कैसे तरीके से करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, घड़ी से कर सकते हैं, सूर्य से कर सकते हैं, चंद्रमा से कर सकते हैं, तारों से कर सकते हैं, जीपीएस से कर सकते हैं, कंपास से कर सकते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि नेविगेशन पार्टी से आप क्या समझते हैं, तो बोलना है कि सर एक ऐसा सैन्य दल होता है जो रात्रि में मार्च करता है, रात्रि में गश्त लगाता है, उसको हम नेविगेशन पार्टी कहते हैं। देखो एक सवाल है, अब सबका माइंड कहीं किसी अब्सेंस में चल रहा हो, घर पे कोई हो हल्ला कर रहा हो तो यहाँ आ जाए, घर वालों को कहते ना कि मेरे एग्जाम चल रहा है, प्लीज़ 5 मिनट के लिए शांत हो जाओ, ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है। देखो एक चैप्टर है आपके ग्रीड रेफरेंस, इसका हिंदी तो मुझे भी नहीं पता, वो ग्रीड चलो ग्रीड रेफरेंस ऐसे ऐसे याद रख लो। ग्रीड रेफरेंस जो होता है उसमें आपसे सवाल कर सकता है, वो आपको मैप देगा और आपको उस ग्रीड रेफरेंस में 2 चीज़ें निकालनी होती है, एक तो होता है 4 फिगर और एक होता है 6 फिगर, ठीक है। दिमाग यहाँ रखोगे, मैं फिर से अभी क्वेश्चन करूँगी और अगर नहीं आया ना तो मैं क्लास छोड़ के चली जाऊँगी, क्योंकि इस सवाल को मैं बहुत शॉर्ट तरीके से सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कोई भी परेशानी वाला काम नहीं है, ठीक है। सभी यही है? यस मैम। चलो ठीक है, चलो ग्रिड रेफरेंस में हमें क्या निकालना है, 2 चीज़ें, क्या निकालना है, 4 फिगर और 6 फिगर, समझ में आया। चलो देखो मैप पर जो अपने ये आडी लाइंस है ना, ये वाली, ये होती है नॉर्थिंग लाइंस, है ना, और ये होती है स्टिंग लाइंस, इसको दिमाग में रखना है, ये स्टिंग लाइंस, ये नॉर्थिंग लाइंस, समझ में आया। अब देखना है आपके पास जो मैप मिलेगा उसको थोड़ा धुंधला कलर का होगा, थोड़ा उसमें चीज़ें दिख इतनी क्लियर नहीं दिख रही होगी, जहाँ जैसा ये मैंने यहाँ लिखा है वैसा नहीं दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से देखना है, क्योंकि ये सवाल आपसे 100% पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ देखो, यहाँ इस तरफ कुछ यूनिट्स लिख रखी है, इधर भी कुछ यूनिट्स लिख रखी है। आपको सबसे पहले ईस्टिंग जो लाइंस हैं, जो ईस्टिंग नंबर हैं उनको देखना है। ईस्टिंग नंबर कौन से हो गए, ये वाले जो ये दिखा रहे ना, ये वाले, ये स्टिंग लाइंस है, तो ये अपने नंबर है स्टिंग वाले। तो अगर आपको 4 फिगर पूछा है तो 4 फिगर आपका जो बिंदु है, जैसे आपको यह बिंदु दिया मान लो, ठीक है, तो इस बिंदु में आपको देखना है कि ये कहाँ है, 44 पर है, ठीक है। अब 44 पर है तो इसका स्टिंग तो हो गया 44, तो अगर आपको 4 फिगर निकालना है तो आप लिखेंगे 44। अब आपको ये कोई सिंबल भी, यहाँ उस मैप में तो बहुत सारे सिंबल होंगे, जैसे मैप में यहाँ था क्या कहते हैं, इस जगह एक मंदिर था इस जगह, ठीक है, तो उन्होंने पूछ लिया कि इस मंदिर का बताओ कि 4 फिगर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इस मंदिर के यहाँ पे देखना है कि स्टिंग में इसकी कितनी है संख्या 44, और इधर कितना है, ये नॉर्थिंग में है 21, तो इसका सीधा हो जाएगा 44 21। ओके, ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद अगर आपसे 6 फिगर पूछा जाए तो अब दिक्कत है भाई, ये 4 फिगर तो इजी निकाल लिया, जो भी इसका स्टिंग नंबर था वो और इसका नॉर्थिंग नंबर था वो निकाल लिया, बट अब अपन को निकालना है 6 फिगर। 6 फिगर में हम क्या करते हैं कि जो भी बिंदु जहाँ होता है वहाँ हम खड़ी और आड़ी 10-10 लाइन्स इमेजिन करते हैं। तो अब ये कौन सी लाइन में आ रहा है, मान लो ये 5 नंबर पे आ रहा है इधर से, तो आपको सबसे पहले नॉर्थिंग लाइन का सबसे फर्स्ट शब्द लिखना है। तो फर्स्ट क्या होगा इसका 44। अब ये नॉर्थिंग में मान लो ये लाइन्स आई 3 नंबर पे, 1 2 3 ऐसे, तो यहाँ से आपको 3 नंबर, यार मैं भी क्यों दुखी हो रही हूँ, मेरे पास पेन है, हाय राम, रुको रे, चल रहा है ना, चलो 1 सेकेंड इसको बैग लेते हैं, फिर अपन करते हैं, ताकि आपको 1 सेकेंड रुको।
तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे हमारा पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स अपने पास आ गई। तो ये कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे, ठीक है। इधर से कौन सी नंबर पे है, मान लो ये 5 नंबर के पे हैं, इस पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये मान लो इधर से 4 नंबर पे, इधर भी 4 नंबर पे है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 44। स्टिंग लाइन स्टिंग कितने पे दिखा रहा है, 44 पे। फिर इधर से स्टिंग पे कितना था, 4 4। फिर इधर से ये कितने पे है, 21, तो 21 और देन 21 वाली जो चीज़ है वहाँ से ये कितने पे प्रेजेंट कर रहा है, 5 पॉइंट पे, तो 5, ये इसका 6 फिगर हो जाएगा। अगर अपन 6 चीज़ें निकालनी है तो वो जो पॉइंट है उसमें, उस ग्रिड बॉक्स में अपन को 10 लाइन 9 लाइन इमेजिन्स करनी है, और वो कहाँ कहाँ आ रही है उनको मिलाते हुए यहाँ इस तरीके से लिखना है, जैसे इस वाले में कर रखा, इसमें मैंने आपको समझा रखा है, इस हिसाब से समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको स्टिंग लाइन देखनी है, ठीक है। स्टिंग लाइन देख लिया आपने, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 42 से। चलो 4 फिगर में 42 लिख दिया मैंने। अब मेरी जो नॉर्दर्न लाइन है वो कितनी है, 21 पे, 21, तो 21 मैंने लिख दिया। तो 4 फिगर तो बहुत ही आसान है, इसे 4 फिगर में कोई लोड वाला काम नहीं है। अब अपन को कहाँ काम करना है, 6 फिगर में। 6 फिगर क्या होता है, सिक्स फिगर में अपन को क्या करना है कि ये जो पॉइंट है इसको देखना है कि ये इधर से और इधर से किस वाली लाइन में आ रहा है। तो ये स्ट्रिंग लाइन में ये आ रहा था 4 नंबर पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग का इसका नंबर लिख लिया, फिर इसको 4 लिख दिया, और फिर इधर से अपन ने देखा कि ये कितने नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है। तो हमने इसका नंबर लिखने के बाद इसका नंबर लिखने के बाद हमने इसको 6 पे लिख दिया। ये समझ में आया है नहीं, ग्रिड रेफरेंस समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। बहुत ईजी है ये क्योंकि आपने बहुत बार समझ रखा है, इसलिए मैंने यहाँ बहुत ही फास्ट बताया है। बताओ। यस मैम, आ गया। जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, एकदम मिड में है। अब आप मिड का मतलब आप समझ रहे होंगे, मिड मतलब हर जगह 5 आएगा। अब बताओ कि इसका अगर 4 फिगर निकालना है तो कितना निकालेंगे, कमेंट करो, फटाफट करो। मैंने जो अभी पॉइंट लगाया है दिस वन, इसका आपको निकालना है 4 फिगर, कितना आएगा फटाफट बताओ। 44, 21। 21 कैसे आएगा, मैम 44, 20। गुड। 44 20, 22 की तो बात ही नहीं हो रही है बेटा, अपन तो यहाँ इस वाले पॉइंट की बात करें, इस वाले की, ठीक है। यस यस मैम। चलो अब अपन अगर 6 फिगर की बात करते हैं, मैंने कहा है कि ये पॉइंट बिल्कुल मिड में है, तो अब बताओ 6 फिगर कितना होगा इसका। मैम 44.5 और ये 20.5। गुड, समझ में आ गया ना। यस मैम। चलो तो अभी आगे चलते हैं, और पूछेगा कल, सीरियसली ले लेना इसको, कि यूं नहीं कि भाई मैडम कोई मजा कर रहे थे मैडम, तो ऐसा नहीं है। देखो एफसी-बीसी से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मैंने भी पहली बार देखा कि एफसी और बीसी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने जिसने भी हिंदी मीडियम चूज़ करा है, हो सकता है कि उसका पेपर पूरा ही, वैसे तो हिंदी में कभी नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी पूछा जाए तो भाई अपन कुछ नहीं कर सकते उसका, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एफसी है उसका फुल फॉर्म और बीसी का फुल फॉर्म भी आपको याद आना चाहिए। मान लो एग्जामिनर ने पूछ लिया कि क्षेत्रकला को परिभाषित करो, तो कैसे करोगे। हम जब युद्ध भूमि में होते हैं तो हमारे पास जो कुछ भी है, भले वो भूमि संसाधन है या भले हमारे पास उपलब्ध कोई संसाधन है, हम उनका उपयोग बिल्कुल मतलब एक कहते हैं ना मैक्सिमम लेवल पे करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम हमारे लिए, हमारे बचाव के लिए, शत्रु से बचने के लिए हम जो जिन भी तरीकों को अपनाते हैं वो होती है क्षेत्रकला, या वो होता है युद्ध कौशल, ठीक है। मतलब स्किल से रिलेटेड है, ये एक तरीके की स्किल है, जो भी जो हमारे पास संसाधन है, इसीलिए आपको कैंप वगैरह में ले जाया जाता है कि ताकि जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आप उपयोग करें और
देखें कि एक सोल्जर की ज़िंदगी कितनी कठिन होती है, उसे कितनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और आप वहाँ जाके रोने लग जाते हो, वॉशरूम अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या करें अब। चलो, अगर अपन एफसी की बात करते हैं तो एफसी के जो उद्देश्य होते हैं वो 3-4 तरीके के उद्देश्य होते हैं, उनको ध्यान रखना है। फाइंड, फॉलो, फूल, फिक्स और फायर। अगर हम फाइंड खोजते हैं शत्रु को, फॉलो करते हैं उसको, उसको मूर्ख बनाते हैं, उसको एक जगह पे दबोचते हैं, फिक्स करते हैं, और हम उसके ऊपर फायर करते हैं, ये तरीके होते हैं एफसी के उद्देश्य। ठीक है, अगर अपन एफसी की बात करते हैं, अपन जो फील्ड क्राफ्ट की बात करते हैं, जब हम क्षेत्रकला की बात करते हैं, तो उसके 6 भाग होते हैं। 6 भाग में सबसे पहला हमारे पास दूरी अंदाज होता है, फिर हम कवर करते हैं, आड़ लेते हैं, एक हमारे पास छिपाव होता है, उसमें 2 प्रक्रियाएं होती है। एक होता है हम लक्ष्य को पहचानते हैं, उसको टारगेट करते हैं, उसको संकेतों से दर्शाने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास चालें होती है, और एक हमारे पास क्षेत्र संकेत होते हैं, अलग अलग तरीके, हाथों से करते हैं, वेपन से करते हैं, है ना, विसल से करते हैं, हम बहुत सारे तरीके से सिग्नल्स दिखाते हैं। तो इतनी तरीके से हम करते हैं एफसी को, मतलब मेज़र करते हैं, एफसी की जो कला है उसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद अगर आपको जजिंग डिस्टेंस याद रखनी हो तो हमारा जो हमेशा से ट्रिक यूज़ करते हैं यूएसए के एचबी, इसको याद रखना है। यूनिट, सेक्शन, अपीरियंस, और के का मतलब है की रेंज, और एच बी का मतलब है हालविंग और ब्रैक्टिंग। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। पूछ सकता है आपको यूनिट जजिंग डिस्टेंस क्या होती है, सेक्शन जजिंग डिस्टेंस क्या होती है, अपीरियंस क्या चीज़ है ना, पूछ ले तो आपको बताना है। जैसे आड़ की बात करते हैं तो आड़ हम 2 तरीके से लेते हैं। एक हम व्यू, कोई भी व्यू है उसके पीछे छिपते हैं, और एक हम फायर से बचने के लिए छिपते हैं। तो व्यू से जो छिपते हैं वो तो झाड़ियाँ, पेड़ पौधे छोटे मोटे होते हैं, है ना, जिसमें से होकर गोली जा सकती है, मतलब जो बुलेट है वो आपको लग सकती है। परंतु जो फायर होती है ना, कवर, हम फायर से कवर करते हैं, उसमें हम किसी दीवार, किसी ठोस वस्तु के पीछे छिपेंगे ताकि हमें वो बुलेट नहीं लगे। ठीक है, अब कंसीलमेंट और कम्फ्लास को बहुत बार समझा चुकी हूँ मैं। ये एक नेचुरल जो कंसीलमेंट है ना, जिसे छिपाव हिंदी में कहते हैं। अगर छिपाव शब्द पूछा जाए तो आपको बताना है कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो हम बनाते हैं हमारे छिपने के लिए शत्रु से। और हम ये छलावरण जो है ना, कम्फ्लास है, इस ये मैनमेड आकृति है, मैनमेड ऐसी ऐसा छिपाव करना जो मैनमेड हो। ठीक है, उसके बाद हम लक्ष्य से पहचानने वाले जो संकेत देते हैं ना, इसमें हम 2-3 चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ग्राउंड्स को पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया ना, डेड ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड, है ना, ये सारे के सारे 2-4 ग्राउंड्स के नाम और याद कर लेना आपको। ये यहाँ मैंने बहुत सारे लिखे, उबड़ खाबड़, मृत, समतल, ऊंच नीचा, ढलावदार, इन सबको परिभाषित भी करना आना चाहिए। प्लस अगर नाम पूछे तो एक सांस में बोल जाना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बहुत ही सही तरीके से इसको आता है। देखो, एक सवाल और बनता है जो आपसे पूछेगा, हाथ से हम डिग्री बनाते हैं ना, उसका क्या क्या मीनिंग होता है, कितने कितने डिग्री को वो रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, मैं अभी कैमरा ऑन होगा क्या इसमें, बताओ, कैमरा ऑन करके रुको 1 सेकेंड, उस वाले फ़ोन से बताती हूँ। पर कैमरा ऑन करेंगे तो ये वो चला जाएगा। ये किसी को आता है क्या? कैमरा ऑन करूँगी तो ये सब चला जाएगा, वापस ऑन करना पड़ेगा। करके करें क्या, बताओ, कैमरा ऑन करके बताओ। चलो, कैमरा ऑन करके बताओ, बताती हूँ। देखो, जब हम हाथ से कोई डिग्री बनाते हैं, 1 सेकेंड, क्यों इसमें तो रहना रहता है, इसी में करता है। अरे वाह, उसको बैक कैसे करता है रे? मैम ऊपर की साइड, राइट हैंड साइड में। देखो, ये जो चीज़ है, अब अपन बात कर रहे थे कहाँ, कि हाथ हाथ से जो डिग्री बनती है ना, तो सबसे पहला हाथ होगा इस तरीके से, ठीक है, जिसमें हमारा अंगूठा बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। तो ये हो गया 2 डिग्री। ठीक है, ये जो ये ऐसे मुड़ा हुआ था ना, तो ये हो गया 2 डिग्री, और ये हो गया 1 डिग्री। तो कितना हो गया? 3 डिग्री। समझ में आया? ये चीज़ ऐसे ऐसे जो हाथ होगा ना, वो 3 डिग्री होगा। कैसे? ये जैसे 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो कितना होगा? 3 डिग्री, जब हाथ हमारा इस तरीके से निकला हुआ। दिख मैम रहा है? नहीं दिख रहा है। अरे यार, कैसे नहीं दिख रहा है यार, मुझे तो दिख रहा है। नहीं दिख रहा है मैम।
सीरियसली मेरे वाले पे क्लिक करो, मेरा जो दूसरा वाला नाम आ रहा है ना उसके ऊपर क्लिक करके देखो। अभी नहीं दिख रहा? नो मैम। अरे यार गजब कर रहा है ये पेट। चलो इस वाले से दिखाती हूँ, कोशिश करते हैं, नहीं होता है तो फिर ठीक है। यस मैम, आप देख रहे हैं। अब दिख तो रहा है पर वही है ना, अपन को चलाना होगा तब ना। अब दिख रहा है? देखो जब 3 डिग्री बनेगा तो 2 डिग्री ये ऐसे मुड़ा हुआ और 1 डिग्री ये, तो जब अंगूठा बाहर होगा हमारा तो ये होगा 3 डिग्री। ठीक है, ये 3 डिग्री। उसके बाद हमें 8 डिग्री बनाना था, तो इस अंगूठे को हम ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे 8 डिग्री। ठीक है, तो ये 8 डिग्री बनेगा। ये 2 डिग्री के ये कितने दिख रहे हैं, अंगूठा अंदर चला गया है, और ये 2 डिग्री के 8 हो, मतलब 4 हो गए तो 8 हो गए। ठीक है, इस तरीके का हाथ जो होगा वो हमारा होगा 2 डिग्री, ये सॉरी 4 डिग्री, अरे यार सॉरी 8 डिग्री, क्योंकि ये 2 के हैं तो ये 4 हैं तो कितने होंगे, 8 डिग्री हो जाएगा। ओके, दिख रहा है? देन उसके बाद हम इसको इस तरीके से कर देंगे ऐसे, है ना। देखो लिख लिख के मेरे हाथ ऐसे हो गए। देखो इस तरीके से हम करेंगे तो ये कितने डिग्री हो जाएगा हमारा, 12 डिग्री। ओके, 12 डिग्री हो जाएगा, कम है। अब इसको ज़्यादा फैला दूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 19 डिग्री। अब देखो सबसे पहले अंगूठा बाहर है, 3 डिग्री, 2 एंड 1 3, इसको बंद कर दिया 8 डिग्री, इसको खोल दिया 12 डिग्री, और फिर इसको थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया अच्छे से खोला तो है 19 डिग्री। ओके, हो गया? यस मैम। तो ये समझ में आ गया। जब हम अंगूठे को बाहर निकाल के रखते हैं तो 3 डिग्री, जब हम अंगूठे को अंदर कर देते हैं तो जो हमारी चारों अंगुलियां होती हैं वो 2-2 डिग्री के एंगल को दर्शाती, तो 8 डिग्री, और 12 डिग्री जब हम हाथों पाँचों को खोल देते हैं, थोड़ा पास पास में खोलते हैं, और 19 डिग्री जब होता है जब हम मैक्सिमम अपने हाथों को खोल देते हैं। ये होता है हाथ से डिग्री बताना। आपने कभी देखा होगा कि सेना में जो जवान होते हैं जब वो लड़ रहे होते हैं युद्ध में, तो सामने वाले को बताना है कि हमें इतने डिग्री का एंगल बनाना है। डिग्री का भी उनके कोई मीनिंग होता होगा, तो वो कैसे दर्शाएंगे, वो ऐसे दर्शाएंगे कि हाथ से ऐसे बताएंगे, हाथ से बता के डिग्री दर्शाएंगे। ठीक है, चलो देखो हम जो सिग्नल्स की बात करते हैं, फील्ड सिग्नल्स की, हम हाथ से देते हैं, शस्त्र से देते हैं और विसल से देते हैं, ये ध्यान रखना है। सेक्शन फॉर्मेशन में आप पे पूछा जाए 10 जवान हैं, आप हमेशा 6 ही बताते हो, ये गलत बात है। 6 उसमें राइफलमैन होते हैं और 4 जो सपोर्टर्स होते हैं वो होते हैं, 2 LMG लेके होते हैं, 2 रॉकेट लॉन्चर लेके होते हैं, ये ध्यान में रखना है। सेक्शन फॉर्मेशन अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे कैसे डिवाइडेशन देना है, तो आप उनको एक सांस में इनके नाम बोलें सेक्शन फॉर्मेशंस के। ऐसे नहीं कि सर एक होता तो है, सर फाइल होता है, सर एरो होता है। अब एरो क्या होता है आप पूरा बोलिए, सिंगल सेक्शन फॉर्मेशन, फाइल सेक्शन फॉर्मेशन, एरो हेड सेक्शन फॉर्मेशन, स्पेयर हेड सेक्शन फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी एस सेलेक्ट कर लो, आपको जो याद होता है, शाइन शेडो, सरफेस साइज, मोमेंट, जो भी आपको याद होता है वो आप सीरियल नंबर वाइज एक सांस में बोलें, ताकि उसे एग्जामिनर को लगे कि भाई साहब बच्चे को आता है। ठीक है, चलते हैं हम अब BC की तरफ। BC में एक शब्द यूज करा जाता है संतरी। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। संतरी का मतलब होता है कि एक जो हम आपने देखा होगा कैंप में कि अपन एक संतरी खड़ा करते हैं, जो आपके कैंप में कोई आ रहा है, जा रहा है, उसके पास है या नहीं, उसका पता करता है। तो वो एक निगरानी रखने वाला एक नियंत्रक जवान है। एक जवान होता है जो वह निगरानी रखता है, किसी का भी प्रवेश देना है कि नहीं देना है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो देखो आपको हिंदी में 3-4 शब्द मिल सकते हैं, टोह, गश्त, पेट्रोलिंग। हिंदी वाले बहुत ध्यान दें, आप इन तीनों में से कोई भी शब्द पूछा जाए कि गश्त कितने टाइप की होती हैं, गश्त क्या होता है,
तो वो पेट्रोलिंग के बारे में पूछ रहा है, इसका ध्यान रखना है। हम किसी भी हल्के वाहन पर घूमते हुए पूरे क्षेत्र की निगरानी करते हैं, जो भी हमें एरिया मिला हुआ होता है उसे कहते हैं गश्त लगाना। दो तरीके की होती है, रेकी और प्रोटेक्टिव, ठीक है। एम्ब्यूज का मतलब क्या होता है, एम्बूज जो भी बोलो उसको, जितना भी टर्म है, हम इस पर इतना हंसते हैं जब भी हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो क्योंकि ये है ही इतना अजीब सा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है इंग्लिश, कोई बात नहीं, ठीक है। तो घात लगाना, अब घात लगाने में क्या है, छिपकर अचानक से हमला करना, याद रखना है। इसके दो टाइप होता है, एक हम अपॉर्चुनिटी वाला करते हैं और एक हम डिलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अवसर देखकर हमला कर देते हैं और एक हम बहुत योजना बनाकर हमला करते हैं। अब जब हम घात लगाते हैं, जब हम अम्ब्यूज़ करते हैं किसी को, तो हम दो चरण में करते हैं। एक तो हम पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका पूरा सोचते हैं, समझते हैं, उसमें है ना बहुत सारी तरीके की पार्टीज़ होती हैं, उन पार्टीज़ के नाम भी आपको याद होने चाहिए। हालांकि अभी प्रैक्टिकल में इतना नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने यहाँ ऐड नहीं करा है। और आप जो क्रियान्वयन करते हो, उसको कार्य रूप देते हो, वो किस किस वे में देते हैं, क्या करोगे, सबसे पहले जवानों को इकट्ठा करोगे, उन्हें समझाओगे इस तरीके से करना है, वो इस जगह आएगा तब हमें उस पर हमला करना है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ करते हैं वो होता है क्रियान्वयन। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अपने लास्ट चैप्टर पे, जो आपसे कल पूछा जा सकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। आपको सीडीएस का नाम पूछा जाए अभी तो जनरल अनिल कुमार सर, ठीक है भाई, अनिल चौहान सर हैं, आपको याद रखना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगर फर्स्ट का नाम पूछे तो जनरल विपिन रावत सर, ठीक है भाई। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं आर्मी के चीफ की, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, इन तीनों बंदों के नाम और इनकी रैंक आपको याद होनी चाहिए। PVSM, AVSM, VSM, ADC मनोज पांडे सर, ठीक है, राधाकृष्णन हरि कुमार सर और विवेक राम चौधरी सर। इनके जो ऑनर लगते हैं उनको भी आप याद करें, नहीं याद रहे तो इनके नाम के आगे कम से कम ये तो लगाएं, जनरल मनोज पांडे, एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, कम से कम इतना तो दिखाएं, ठीक है। उसके बाद अगर हम राष्ट्रीय कैडेट कोर की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें 17 डायरेक्टरेट होते हैं। इसमें जो इन सभी डायरेक्टरेट में सबसे बड़ा पद होता है वो होता है DG, जिसे हम महानिदेशक के नाम से जानते हैं। महानिदेशक अभी रिसेंटली 34th नंबर के हैं और ये 34th नंबर के जो DG हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ NCC, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ठीक है। फिर क्या होता है, इन सभी मतलब इस हम जो डायरेक्टरेट की बात कर रहे हैं, इसमें हमारे पास NCC में 17 डायरेक्टरेट हैं पूरे इंडिया में। तो उस 17 डायरेक्टरेट में से हमने हमारा एक डायरेक्टरेट निकाल दिया राजस्थान, उसका एक DDG होता है, डिप्टी डायरेक्टरेट जनरल, जिसे हम उप महानिदेशक के नाम से जानते हैं। फिर आगे हम यहाँ पे जिनका नाम है अभी एयर कमांडर LK जैन सर, ठीक है। और फिर क्या होता है कि हमारे राजस्थान को हम एक साथ संभाल नहीं सकते, इसलिए हमारे DDG क्या करते हैं, इसको हमें 4 भागों में बांट कर देते हैं, NCC ग्रुप बना कर देते हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अब हमारा है उदयपुर, तो हमें हमारे ग्रुप कमांडर सर का नाम याद होना चाहिए, कर्नल भास्कर चक्रवर्ती। और हमें 2 बंदों का नाम और भी याद रखना है, क्योंकि इस उदयपुर डिवीज़न में, मतलब इस उदयपुर ग्रुप में 5 राज, 10 राज, बहुत सारी राज हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं। उन यूनिट्स में से हमारी यूनिट के CO और हमारे एडम अफसर का नाम हमें याद होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में इन दोनों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो कर्नल राजेश कुमार सर जो हैं वो हमारे कमांडिंग ऑफिसर हैं, जो हमारे CO, जिन्हें हम कहते हैं CO सर, है ना। और जो हम एडम मैम का नाम लेते हैं, जब हम एडम ऑफिसर का बात करते हैं तो है वो छाया पोरवाल मैम है, मेजर छाया पोरवाल, इनका नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं आर्मी डे, नेवी डे और एयरफोर्स डे, ये बहुत बार बता चुकी हूँ। 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस, भारतीय अपने क्या कहते हैं, नेवल को क्या कहेंगे रे, बताओ, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, ठीक है।
एनसीसी की बात करें तो अब फाइनल हो गया है, 4 संडे ही लिख लेना आप, कोई लोड नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए तो बताना भी है। एनसीसी की स्थापना पूछी जाए तो ये सही है, आपकी किताब में गलत लिख रखा है, इसलिए आप यहाँ से पढ़ें। 16 जुलाई 1948। ठीक है। अगर विजय दिवस और करगिल विजय दिवस के बारे में पूछा जाए तो कोई भी अब बच्चा गलत नहीं बताएगा, मैं बहुत बार गा चुकी हूँ। ठीक है, ये ओवरऑल कहानी है कल के प्रैक्टिकल की। ठीक है, एक छोटा सा रिवीजन अपन फिर से कर लेते हैं कि हमने अभी अभी क्या क्या पढ़ा है, हम कहाँ कहाँ बात कर रहे थे। ठीक है, देखो ड्रिल की बात करते हैं। ड्रिल में अपन को एनसीसी का मोटो याद रखना है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हम एक क्रमवार प्रोसेसर के थ्रू वो एक एक्टिविटी करते हैं, उसे हम ड्रिल कहते हैं। ड्रिल को इंट्रोड्यूस कराया था जनरल ड्रॉल ने, वो जर्मनी से थे। सावधान में 30 डिग्री का एंगल बनता है। विश्राम में हम एडी से एडी जो गैप, जो डिस्टेंस की बात करते हैं वो 12 इंच होता है। हम दाएं बाएं मुड़ते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, हम पीछे मुड़ते हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। हम खुली लाइन में जो हमारी लाइन टू लाइन गैप होता है वो 150 इंच होता है, और हमारी निकट लाइन का गैप होता है 60 इंचेस। तेज चाल में हम 120 कदम लेते हैं, धीमे चाल में हम 70 कदम लेते हैं, और उन कदमों की लंबाई 30 इंच होती है। हम ओपन और क्लोज ड्रिल, दो तरीके की ड्रिल करते हैं। ओपन जो ड्रिल होती है वो वॉर क्षेत्र में होती है, जो क्लोज ड्रिल होती है वो परेड ग्राउंड में होती है। हम ड्रिल के सिद्धांतों की बात करते हैं तो स्मार्टनेस, स्टडीनेस और कोऑर्डिनेशन, 3 इसके मुख्य सिद्धांत हैं। वर्ड ऑफ कमांड की बात करते हैं तो क्वेश्चनरी और एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, हम सैल्यूट्स की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके के सैल्यूट्स होते हैं, विदाउट वेपन और विथ वेपन। हम जब वेपन के साथ वाले सैल्यूट्स की बात करते हैं तो उसमें राष्ट्रीय सैल्यूट हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रपति और राज्यपाल को देते हैं। उसके बाद हम जनरल सैल्यूट मेजर रैंक से ऊपर जितने भी ऑफिसर्स रैंक के लोग होते हैं उन्हें देते हैं। सलामी शस्त्र हम मेजर रैंक से ऊपर जितने भी डिग्निटीज होते हैं उनको देते हैं। बट सैल्यूट जो होता है वो नायक सूबेदार रैंक से लगा कर कैप्टन रैंक के जितने भी डिग्निटीज होते हैं उनको हम बट सैल्यूट देते हैं। फिर गार्ड ऑफ ऑनर हम राष्ट्रपति को जो देते हैं उसमें 150 कैडेट्स होते हैं, और उपराष्ट्रपति और पीएम को जो देते हैं वो 100 कैडेट्स का होता है, और अदर वीआईपीज को हम जो गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं वो 50 कैडेट्स का होता है। दाहिने सज में हम 15 इंच शिफ्ट होते हैं। समीक्षा क्रम में हम 14 कदम चलते हैं। फाइल और रैंक अब में आपसे पूछा जाए तो फाइल वर्टिकली और रैंक हॉरिजॉन्टली होती है। अगर अपन वेपन की बात करते हैं तो इन सब की फुल फॉर्म आपको याद आना चाहिए। सेल्फ लोडिंग राइफल SLR, LMG लाइट मशीन गन, इंसास इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, और बीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट MPI। ठीक है, अगर इससे आपसे पूछा जाए तो 0.22 की एक तो लंबाई पूछ सकते हैं, क्योंकि वो 0.22 आपसे खुलवा कर भी देखेंगे कि कैसे खोलते हैं इसको, इसमें कितने राउंड्स होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। SLR की फुल फॉर्म पूछ सकता है, SLR में कितने राउंड्स होते हैं, ये कैसे खुलती है, इसकी कारगर रेंज कितनी है, ये आपसे पूछ सकते हैं। इंसास की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, इंसास की जो वेट है वो आपसे पूछा जा सकता है। इन सब चीज़ों को आप एक बार सरसरी नज़र से देखें। जो LMG होती हैं वो उसका जो फायर रेट होता है, अगर अपन जनरल फायर रेट की बात करें तो 28 राउंड पर मिनट होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपको राइफल के पार्ट इंट्रोड्यूस कराने के लिए बोला जाए, आपके हाथ में राइफल होगी और उसको आपको इंट्रोड्यूस कराना है ना, तो आप उसके सारे पार्ट्स के नाम बताते जाइए कि सर ये बट है, ये बट प्लेट है, ये ट्रिगर है, ट्रिगर गार्ड है, मैगजीन है, ये बोल्ट है, ये मजल है, ये सीलिंग कड़ी है, ये बैरल है, ये चैम्बर है, जो भी आपको अच्छा लगे उसके पार्ट्स के नाम बताइए। कॉर्डिनल पॉइंट्स अपने पास 4 हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इनकी डिग्रीज आपको याद होनी चाहिए। 0 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री साउथ, और 270 डिग्री आपको अपना वेस्ट याद रखना है। अगर इसकी सब कॉर्डिनल पॉइंट्स पूछे जाएँ तो भी आपको याद रखने हैं। सर्विस प्रोटेक्टर एक ऐसे तरीके का यंत्र है जिससे हम बियरिंग नापते हैं। ठीक है, बियरिंग नापते हैं, और बियरिंग में अगर आपको फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग पूछी जाए तो आप 180 प्लस और 180 डिग्री प्लस एंड 180 डिग्री माइनस वाला फॉर्मूला लगाएं, जो अभी हमने सीखा। और सर्विस प्रोटेक्टर 6 इंचेस इंटू 2 इंचेस लंबा चौड़ा होता है ना, और ये हाथी के दांत से बना हुआ होता है, एक आयताकार शेप में होता है। और अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो ट्रू नॉर्थ, ग्रीड नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, 3 तरीके के नॉर्थ होते हैं। हम नॉर्थ को फाइंड करने के बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जिसमें हम घड़ी से, सूर्य से, चंद्रमा से, तारों से, GPS से, कंपास से उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। नेविगेशन पार्टी रात में गश्त लगाने वाली या रात में मार्च करने वाली एक ऐसी सैन्य दल है जिसे हम नेविगेशन के नाम से जानते हैं, नेविगेशन पार्टी के नाम से जानते हैं। ईस्टिंग लाइन और नॉर्थिंग लाइन को लेकर एक ग्रिड रेफरेंस निकालने के लिए आपको बोला जाता है। तो ग्रिड रेफरेंस में 2 चीज़ें होती है। अगर आपको बोला जाए कि चलो ग्रिड रेफरेंस GR निकालो, अगर आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि GR निकालो, तो GR वहाँ सर क्या
तो उन्हें लगेगा कि आपको नहीं आता है। तो जैसे ही वो जीआर बोले तो उसको कहना सर 4 फिगर निकालूं या 6 फिगर निकालूं। सीधा सवाल करना है, सर 4 फिगर या 6 फिगर। मोस्ट प्रोबेबली आपसे वो 4 फिगर निकालेंगे क्योंकि उनका मैप थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला होता है। ये पॉइंट, ये लाइनें ऐसी अच्छे से आपको नहीं दिखेगी, है ना। और कोई बात नहीं, आप एक अप्रोक्स बता देंगे तो भी चलेगा। क्या होता है, ये बॉक्स जहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये जैसे इसका स्टार्टिंग लाइन है यहाँ, तो ये 42 होगा। आप उसके वहाँ मत जाइए या यहाँ मत जाइए, यहाँ तो ये खत्म हो रहा है ना, यहाँ तो ये पूरा ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो इधर से ये यहाँ और इधर से ये यहाँ, इधर से यहाँ और इधर से यहाँ, इधर से यहाँ और इधर से यहाँ। जैसे ये इसकी बात करते हैं इस वाले बॉक्स की, तो इसका स्टिंग जो नंबर है वो आएगा 44 और इसका इधर आएगा 21। अगर इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो ये तो 44 ही रहेगा ऊपर वाला तो, और इधर वाला अपना होगा 22, ठीक है। तो 4 फिगर और 6 फिगर आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपसे ग्रिड रेफरेंस पूछा जाए तो इसका हिंदी शायद क्या होता है, मैं अभी देख के बताऊंगी, ठीक है। अगर अपन मैप रीडिंग की बात करें तो मैप की परिभाषा आनी चाहिए, मापक क्या होता है पता होना चाहिए। मैप के बहुत सारे तरीके होते हैं, मिलिट्री मैप्स होते हैं, इकोनॉमिक्स मैप होते हैं, अपने पॉलिटिकल मैप होते हैं, जोग्राफिकल मैप्स होते हैं। अगर आपसे लाइंस पूछी जाए तो पीली लाइंस एग्रीकल्चर को दिखाती हैं, काली लाइंस मानव निर्मित आकृतियों को दिखाती है, लाल लाइंस अपने सड़कों को दिखाती है, भूरी लाइंस धरातली आकृतियों को बताती हैं, नीली लाइंस जल को दिखाती हैं और हरी लाइंस वनस्पति, पेड़ पौधे, घास फूस को दिखाती हैं, ठीक है। ग्रिड वही है कि जो नॉर्थिंग और ईस्टिंग लाइन है उससे एक जाल बनता है, उसे हम ग्रिड कहते हैं। ये जो सिंबल है मंदिर, मस्जिद, ईदगाह, मकबरा, गिरजाघर, पक्का मकान, किला, बांध, कब्र, कुआं, युद्ध स्थल, रेलवे स्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको एक एक बार आप बनाएं बिना देखे। फिर उसके बाद आप मिलिट्री सिंबल्स में से 2-3 तो याद कर ही लें, इन्फेंट्री, सेक्शन, प्लाटून, कोर, डिवीज़न, बटालियन, इनके आपको याद करने हैं। देन उसके बाद अगर फील्ड क्राफ्ट की बात करते हैं तो फील्ड क्राफ्ट एक ऐसी कला है जो युद्ध क्षेत्र में हम जाते हैं तो वहाँ जो भी उपलब्ध संसाधन होते हैं, चाहे वो भूमि हो या चाहे वो वेपन हो या चाहे हम जो इक्विपमेंट्स लेके गए हों, इन सब का एक मैक्सिमम उपयोग करना, एक बहुत ही सही तरीके से उसका उपयोग करके शत्रु को मात देना ही फील्ड क्राफ्ट है। और बहुत सारे कौशल से वहाँ लड़ना, उस युद्ध क्षेत्र में खुद की काबिलियत को साबित करना है, ये दोनों ही जो पार्ट हैं वो एफसीबीसी के नाम से जाने जाते हैं। एफसी में हम उद्देश्य की बात करी, हमने इसके भाग की बात करी। भाग में 6 तरीके होते हैं, 6 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जजिंग डिस्टेंस, इसको अपन को ट्रिक से याद करना है। आर्ड में हम व्यू और फायर 2 तरीके के आर्ड से लेते हैं। हम कंसिलमेंट नेचुरल जो छिपाव करते हैं वो, और कंफ्लासमेंट जो होता है वो हम मैन मेड जो फीचर होते हैं, मैन मेड जो छिपाव करते हैं वो होता है। हम जब ग्राउंड्स की बात करते हैं तो बहुत सारे तरीके के ग्राउंड होते हैं। डेड ग्राउंड की परिभाषा आपसे पूछी जाती है कि डेड ग्राउंड क्या होता है। डेड ग्राउंड एक ऐसी जगह है जो समतल धरातल होता है ना, उससे बहुत नीचे एक जमीन होती है जहाँ हम छिप कर वार करते हैं, है ना। और अगर नीची भूमि की बात करें थोड़ी सी उससे ऊपर होगी, जो डेड ग्राउंड होता है ना थोड़ी सी उससे थोड़ी कम गहरी होती है। और अगर अपन डिग्री, हाथ से जो डिग्री बनाने वाला अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन सी डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको दिखाना है अंगूठा बाहर होता है जब 3 डिग्री, अंगूठा अंदर होता है तब 8 डिग्री, पूरा हाथ थोड़ा थोड़ा खुला होता है मतलब 5 की 5 अंगुलियाँ वो 12 डिग्री, और पूरी की पूरी हम 19 मतलब पूरे हाथ को खोल देते हैं तो 19 डिग्री। उसके बाद अगर अपन फील्ड सिग्नल की बात करते हैं तो हाथ से, शस्त्र से और विसल से हम लोग फील्ड सिग्नल्स देते हैं, है ना। आपकी किताब बहुत सारे दे रहे हैं। सेक्शन फॉर्मेशन की बात करते हैं, है ना। एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, है ना। उसमें 6 राइफलमैन होते हैं। अगर आपसे पूछे जाएँ तो सिंगल फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, एरोहेड फॉर्मेशन, स्पेयर हेड, डायमंड, एक्सटेंडेड फॉर्मेशंस के नाम बताने हैं। हमें चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं उनको भी बताना है कि साइन, शेप, शेडो, सरफेस, साइज, है ना, मूवमेंट, इन सब चीज़ों की वजह से हमें दिखाई देती है चीज़ें दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे संतरी क्या होता है। संतरी एक ऐसा जवान होता है जो युद्ध क्षेत्र है या कोई भी एरिया है उसमें प्रवेश या निगरानी पर नियंत्रण करता है। गश्त क्या होता है, पेट्रोलिंग क्या होती है। पेट्रोलिंग एक हल्के वाहन में हम घूमकर उस क्षेत्र की निगरानी करते हैं। आपने पिक्चरों में देखा होगा एक ऊपर एक ऐसा बॉक्स बना होता है, उसमें एक आदमी घूम रहा होता है ऐसे, तो वो गश्त लगाना है, वो पेट्रोलिंग है, ठीक है। 2 तरीके की होती है, रेकी और प्रोटेक्टिव। अम्बूस से क्या अर्थ है, अम्ब्यूज से क्या अर्थ हैं, जो भी हैं, ये इसका छिपकर हमला करना होता है। इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक तो अपॉर्चुनिटी वाला होता है, एक डिलिब्रेट होता है। हम, है ना, इसके 2 चरणों में इसको पूरा करते हैं। एक तो इसकी पूरी स्ट्रक्चर, इसका पूरा नीति निर्माण करते हैं और एक उसको क्रियान्वयन देते हैं। तो ये 2 तरीके से इसकी कार्रवाई करते हैं हम। देन उसके बाद हम बात करते हैं आपके अभी करंट ऑफिसर्स की।
आपका जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो अभी हैं जनरल अनिल चौहान सर। जनरल अभी हैं हमारे पास मनोज पांडे सर, एडमिरल आर हरि कुमार सर, और एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी। अब इनकी आप जो भी इनके ऑनर्स हैं उनको भी आप याद रखें। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का हेड क्वार्टर, NCC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारे NCC में 17 डायरेक्टरेट्स हैं, 17 निदेशालय हैं। उन 17 निदेशालय में जो 17 निदेशालय का महानिदेशक हैं, NCC का महानिदेशक, उनने हम अभी करंट 34वें नंबर के हमारे पास DG हैं। उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। DDG हम राजस्थान की बात करते हैं। 17 डायरेक्टरेट में राजस्थान भी एक डायरेक्टरेट है। इसमें DG अभी करंट DG की बात करते हैं तो एयर कमांडोर LK जैन सर हैं। और फिर हमारे राजस्थान को 4 NCC ग्रुप में बांटा गया है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, और उदयपुर इसमें से एक ग्रुप है और उनके ग्रुप कमांडर सर हैं कर्नल भास्कर चक्रवर्ती सर। उनके इस उदयपुर ग्रुप में एक बटालियन है 5 राज गर्ल्स बटालियन। इस 5 राज गर्ल्स बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल राजेश कुमार सर, और उनके एडम अफसर जो हैं वो हैं मेजर छाया पोरवाल मैम। ठीक है। उसके बाद अगर अपन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स डे की बात करते हैं तो 15 जनवरी आर्मी डे, 4 दिसंबर नेवल डे, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। अगर अपन NCC डे की बात करते हैं तो 4th संडे ऑफ नवंबर। अपन NCC की स्थापना की बात करते हैं तो 16 जुलाई 1948। हम विजय दिवस और करगिल विजय दिवस की बात करते हैं तो 16 दिसंबर और 26 जुलाई। हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ALC, NIC, ATC, CATC, RDC, YEP, इन सब के नाम आपको, इनकी फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कन्फ्यूज़न क्वेरी हो तो पूछो। आपको 7:30 बजे रिपोर्ट करना है, कहाँ? MB कॉलेज। ठीक है। बिल्कुल साफ सुथरी प्रेस करके, बिल्कुल सारे ऑर्नामेंट्स लगा के वर्दी को, और पहुंच जाना है 7-7:30 बजे। ठीक है। थोड़ा पहले निकल जाएं, कोई इशू नहीं है। अगर आप कोई दूर रहता है तो ट्रैफिक वगैरह का भी कोई इशू रह सकता है, कुछ भी, कोई भी इशू बन सकता है, कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है ना। तो आप उसको ध्यान में रखें और वहाँ से निकल जाएं। अपना वाटर बॉटल साथ ले जाएं, आपका जो भी लंच वगैरह है वो भी साथ में ले जाएं, और बिल्कुल स्वच्छ मन से, साफ मन से चले जाएं। कोई लोड ना लें, कोई घबराएं ना, बिल्कुल इजी गोइंग प्रैक्टिकल देके आना है। ठीक है। ओके, सभी को जय हिंद। हाँ तो ठीक है, फिर 8:30 कर लो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो। ठीक है। अगर उन्होंने 8:30 दिया है तो 8:30, जो टाइम आपको दिया है बस उससे लेट नहीं करना है ना। अगर आप तैयार हो गए हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है मैं वहाँ बैठ के भी थोड़ी देर अच्छे से कूल फील करूँगा, फ्रेश फील करूँगा, तो चले जाइए 8 बजे तक, तो एटलीस्ट चले ही जाइए।